हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल देख लिया था। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपका पूरा लास्ट क्लास में हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखा है, जो कि 2014 एमपीपीएससी मेंस में पूछा गया था। यदि आपको रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल थोड़ा सा आप याद है, उसमें दो चेंजेस भी आप याद कर लेंगे तो आपसे पूरा नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है वो आपसे बन जाएगा। दो शब्द कौन कौन से ध्यान देने हैं हमको? एक तो आपको ध्यान देना है कक्षा, और दूसरा आपको ध्यान देना है ऊर्जा स्तर। ठीक है ना? पूरा का पूरा नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है वो इन्हीं दोनों शब्दों के इर्द गिर्द घूमेगा। कैसे, वो अब हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग और एमपीपीएससी प्री और पटवारी एग्जाम जो आ रहा है उसके लिए जो एमसीक्यूज और थ्योरी क्लासेस कंटिन्यूसली जारी हैं, जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है वो जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारे के सारे वीडियोस यूट्यूब पर ही आ रहे हैं, एकदम फ्री अवेलेबल हैं। सो फ्रेंड्स, हम आज का अपना टॉपिक लेते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल, जो कि पूछा गया है एमपीपीएससी मेंस 2019 में। ये पूछा गया है आपसे। उस समय 6 मार्कर्स होते थे, अब अपन इसको अगर बोले तो 5 मार्कर्स में। ठीक है ना? 5 मार्कर्स में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, नील्स हेनरिक डेविड बोर ने 1913 में अपना परमाणु मॉडल दिया, जो कि आधारित था प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर। ओके, क्वांटम सिद्धांत। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। और मैं आपको ये बता दूं कि यहां मैं पूरा का पूरा इसको डिफाइन करूंगा, जो 11 मार्कर्स में उपयोगी होगा। और यहां मैं आपको इसको 5 मार्कर में लिखने का भी पूरा तरीका बता दे रहा हूं कि 5 मार्कर में इसको कैसे लिखना है। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत फ्रेंड्स, जब काली तप्त वस्तुओं से विकिरण का उत्सर्जन का अध्ययन किया गया तो प्लांक ने यह पाया कि जो विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है वो सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में होता है। तो इन छोटे छोटे बंडलों को जो प्लांक ने क्वांटम नाम दिया। ये प्लांक का क्वांटम जो सिद्धांत था, और उसी प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है नील्स हेनरिक डेविड बोर का परमाणु मॉडल, जिसको हम बोलते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ये कब पूछा गया आपसे? 2019 एमपीपीएससी मेंस में, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ओके, परमाणु मॉडल। तो सबसे पहली बात जो इसमें आती है, वही जहां हमने रदरफोर्ड के मॉडल में पहली बात जो हमने देखी थी कि परमाणु में क्या, नाभिक। नाभिक से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? कहां से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स? हम नाभिक से। तो रदरफोर्ड पर थोड़ा फोकस कर दो बेटा। क्या था रदरफोर्ड में? यह था कि समस्त धनावेश जो है वो केंद्र में निहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है? अब यहां पर क्या आ जाएगा कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक पाया जाता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक पाया जाता है। दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और रदरफोर्ड से चेंज है। रदरफोर्ड ने कहा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक पाया जाता है, तथा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते। सभी कक्षाओं को हमने क्या कर दिया? कट। इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, तो क्या करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन चुनी हुई स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और इन कक्षाओं का कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग मतलब MVR। इन कक्षाओं का कोणीय संवेग MVR h/2π का अपवर्त्य होता है। क्या होता है? अपवर्त्य होता है। अपवर्त्य मतलब क्या हो गया? पूर्ण गुणज। अपवर्त्य का मतलब क्या होता है? पूर्ण गुणज। तो अभी तक हमने क्या देख लिया नील्स बोर के मॉडल में कि प्रत्येक परमाणु में धनावेशित नाभिक पाया जाता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, बल्कि ये चुनी हुई कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें विविक्त कक्षाएं या स्थायी कक्षाएं कहा जाता है। इन स्थायी कक्षाओं का कोणीय संवेग MVR h/2π का अपवर्त्य या पूर्ण गुणज होता है। थोड़ा सा फोकस कर दो बेटा जहां पर मैंने लिखा हुआ है। देख लिया फ्रेंड्स आप लोगों ने? तो यहां पर अब आप देख रहे हैं कि H निकल करके आ रहा है। H, तो H क्या है? H है फ्रेंड्स प्लांक नियतांक। H को हम क्या कहते हैं? प्लांक नियतांक। जिसका मान कितना होता है? इसका मान होता है फ्रेंड्स
नियतांक, इसका मान होता है 6.6 गुणित 10 की घात ऋण 34 और आपका जूल सेकेंड, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, तो h/2 पाई। तो अब यहां से क्या निकल करके आ गया फ्रेंड्स, यहां से निकल करके आ गया mv/r इक्वल्स टू NH/2 पाई, जहां पर n क्या है, n है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या किसकी क्वांटम संख्या, जो परमाणु की कक्षाएं होती हैं उनकी क्वांटम संख्या। तो यदि हम n का मान ले लें तो n का मान क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा mvr इंटू 2 पाई अपॉन h। इस प्रकार से आप देख रहे हैं n का मान नियत होता है। इससे नई बात क्या निकल करके आई, इससे नई बात ये निकल करके आई कि प्रत्येक कक्षा की क्वांटम संख्या नियत होती है, अर्थात प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा स्तर नियत होता है। ये नई बात निकल करके आई। तो कक्षाओं के संबंध में कौन कौन सी नई बातें निकल करके आ गई, इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, पहला। इलेक्ट्रॉन चुनी हुई कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन्हें स्थायी कक्षा या विविक्त कक्षा कहते हैं। दूसरा, फिर इन स्थायी कक्षाओं का कोणीय संवेग जो होता है h/2 पाई का अपवर्त होता है। यहां से हमने n का मान निकाल लिया mvr इंटू 2 पाई अपॉन h। n क्या है, क्वांटम संख्या है। इससे क्या निकल करके आ गई कि प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित क्वांटम संख्या होती है। प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित क्वांटम संख्या होती है, जिसके आधार पर प्रत्येक कक्षा का ऊर्जा स्तर भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक कक्षा का ऊर्जा स्तर जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो अब यहां पर हम देख लेते हैं, ये हो गया आपका क्या, नाभिक। नाभिक के ऊपर आपने बना दी प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, और ये आपने बना दी तृतीय कक्षा। और मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, अभी आप इसको सिर्फ, ये हो गए इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ये जो है गतिशील इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से इसमें हमने पूरे इलेक्ट्रॉन जो है आपके भर दिए। तो इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक कक्षा का जो स्तर होता है, ऊर्जा स्तर, वो भिन्न भिन्न होता है। अब नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट, स्थायी कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का अवशोषण करता है ना तो उत्सर्जन करता है, इसलिए परमाणु स्थायी होता है। ठीक है, स्थायी कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ना तो अवशोषण करता है, इसलिए परमाणु में स्थायित्व होता है। किंतु यदि बाह्य स्रोत से परमाणु को ऊर्जा दे दी जाए, तो परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के उच्च स्तर पर चला जाता है। ठीक है, और इस उच्च स्तर को इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तेजित अवस्था। और इलेक्ट्रॉन इस उत्तेजित अवस्था में, ध्यान दीजिएगा, इसी से परमाणु वर्णपट जो है वो क्लियर होगा। इस उत्तेजित अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻8 सेकंड तक ही रह सकता है। कितनी देर रह सकता है, 10⁻8 सेकंड। इसके बाद वो वापस निचली कक्षा में आता है। अब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च स्तर पर गया और वापस निचले स्तर पर आ रहा है, तो जाहिर बात है जो उसमें ऊर्जा है वो उसका उत्सर्जन करेगा। तो वापस निचले स्तर पर आते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में या विद्युत चुंबकीय किरणों के रूप में उत्सर्जित करता है। ठीक, तो वापस निचले स्तर पर आते हुए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी जो ऊर्जा है उसको विद्युत चुंबकीय, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में या किरणों के रूप में उत्सर्जित करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है, और इस विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करने के कारण ही हमको परमाणु का वर्णपट प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, यदि हम इनके विभिन्न ऊर्जा स्तर मान लें कक्षाओं के, मान लें कि एक कक्षा का ऊर्जा स्तर E2 और दूसरी कक्षा का स्तर E1 है, इतना आपको नहीं करना लेकिन मैं समझा दे रहा हूं। तो इनके ऊर्जा स्तर हम मान लें कि E2 और E1 है, तो V बराबर क्या हो जाता है, V बराबर हो जाता है E1 माइनस E2 अपॉन H। E1 माइनस E2 अपॉन H, इसको हम क्या बोलते हैं, बोर का आवृत्ति प्रतिबंध। तो फिर से समझ लीजिए बोर का परमाणु मॉडल अभी तक क्या क्या हो गया। बोर के परमाणु मॉडल में सबसे पहले नाभिक संबंधी बात क्या आ जाएगी कि प्रत्येक परमाणु में धनावेशित नाभिक पाया जाता है। नाभिक के चारों ओर सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल चुनी हुई कक्षाओं में गति करते हैं, जिनको स्थायी या विविक्त कक्षाएं कहा जाता है। ये स्थायी कक्षाओं का कोणीय संवेग h/2 पाई का अपवर्त होता है।
जहां h जो है वो प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। इसके बाद इससे हमने निकाल लिया n। n क्या है? क्वांटम संख्या। प्रत्येक कक्षा के लिए एक निश्चित क्वांटम संख्या होती है जिसके कारण प्रत्येक कक्षा का ऊर्जा स्तर निश्चित रहता है और अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। स्थायी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो ना तो ऊर्जा का अवशोषण करता है ना तो उत्सर्जन करता है, किंतु यदि बाह्य स्रोत से परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च स्तर पर चला जाता है, लेकिन इस उच्च स्तर पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10⁻8 सेकेंड रहता है। उसके बाद वो वापस निचले स्तर पर आता है और ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित कर देता है। इतना आपको हो गया क्लियर? ठीक है ना? परमाणु वर्णपट यहीं से हमको प्राप्त हो जाता है। फोकस कर देना बेटा थोड़ा सा, ठीक है ना? तो अब हम कहां तक आ गए कि प्रत्येक कक्षा का ऊर्जा स्तर नियत होता है। प्रत्येक कक्षा का जो ऊर्जा स्तर है वो नियत होता है, ऊर्जा स्तर नियत होता है। इस नियत ऊर्जा स्तर के आधार पर बोर ने क्या किया? कक्षाओं को अलग अलग क्वांटम संख्याएं प्रदान कर दी। और वो कहां से प्रदान की अलग अलग क्वांटम संख्याएं? इसी n = mvr × 2π/h के फॉर्मूले के अनुसार। ठीक है ना? पहले तो उन्होंने इनका नामकरण कर दिया। सबसे पहले जो नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा है उसको नाम दे दिया गया k, दूसरी कक्षा को नाम दे दिया गया l, तीसरी कक्षा को m। ठीक है ना? इस प्रकार इन्होंने कक्षाओं का वर्गीकरण कर दिया, k, l, m, n, o, p, q, और सबके लिए अलग अलग क्वांटम संख्याएं, k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4, o के लिए 5, p के लिए 6, q के लिए 7 निर्धारित कर दी। ओके, तो प्रत्येक कक्षा का ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है। इस प्रकार जो बोर ने है क्या किया कि अलग अलग क्वांटम संख्याएं जो हैं कक्षाओं को प्रदान कर दी, उनको KLMNOP में वर्गीकृत करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 जो है क्वांटम संख्याएं प्रदान कर दी। तो ये पूरा का पूरा था नील्स बोर का मॉडल। इसमें भी फ्रेंड्स दोष हैं जिनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो रही है। अब मैं इसको 5 मार्कर में जमा करके आपको बता दूं। तो देखिए, जब हम 5 मार्कर्स में जमाते हैं तो हम बार बार नहीं लिखेंगे नील्स बोर के अनुसार, नील्स बोर के अनुसार, नील्स बोर के अनुसार, सिर्फ एक बार लिख दिया नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार। पहला, प्रत्येक परमाणु में धनावेशित नाभिक होता है, धनावेशित नाभिक। ठीक, धनावेशित नाभिक होता है, यह आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक, दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखा? अब पूरा विवरण देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चुनी हुई स्थायी कक्षाओं में ही गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन चुनी हुई, ठीक, स्थायी कक्षाओं में ही गति करते हैं। तीसरा पॉइंट, इन स्थायी कक्षाओं का कोणीय संवेग जो होता है वो h/2π का जो होता है अपवर्त होता है। ठीक, h/2π का अपवर्त होता है। इसके बाद आपने ये लिख दिया कि h जहां प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.6 × 10⁻34 और क्या हो गया आपका जूल सेकेंड होता है। ठीक, फिर उसके बाद आपने ये कह दिया कि प्रत्येक कक्षा के लिए एक क्वांटम संख्या निश्चित होती है या प्रत्येक कक्षा के ऊर्जा स्तर नियत होता है जिसे क्वांटम संख्या से व्यक्त किया जाता है। तो क्वांटम संख्या, अब हमको यहाँ तो हमने पूरा ड्राइव करके बता दिया कि क्वांटम संख्या हमको कैसे प्राप्त हुई, ये पूरा ड्राइव करके मैंने आपको बता दिया है। लेकिन 5 मार्कर में आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि प्रत्येक कक्षा का ऊर्जा स्तर नियत होता है जिसे क्वांटम संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे आप कि यदि परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होती है तो इलेक्ट्रॉन यह ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है और वापस निचले स्तर पर आते हुए ऊर्जा को उत्सर्जन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में करता है। ध्यान दीजिएगा, 5 से 6 लाइनें वहां पर आपको दी रहती हैं लेकिन आप 7-8 लाइनों में आंसर लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हो गई हैं, है ना, 6 लाइन्स हो चुकी हैं। तो उच्च स्तर से वापस निचले स्तर पर आने पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, फिर इसके बाद आप लिखेंगे कि इस प्रकार अलग अलग ऊर्जा स्तरों के लिए, या आप ये लिखेंगे कक्षाओं के भिन्न ऊर्जा स्तरों के अनुसार, कक्षाओं के भिन्न ऊर्जा स्तरों के अनुसार बोर ने प्रत्येक कक्षा के लिए क्वांटम संख्या निश्चित की, प्रत्येक कक्षा के लिए
क्वांटम संख्या निर्धारित कर दी, प्रत्येक कक्षा के लिए क्वांटम संख्या निर्धारित कर दी। ठीक है, जो इस प्रकार थी या जो अग्र प्रकार थी। ठीक, यहां पर आपने बनाया K L M N O P Q, यहां लिखा N बराबर 1 2 3 4 5 6 7, और आप शॉर्ट में कहीं पर एक छोटी सी इस तरीके से पिक बना देंगे तो भी आपका और बेटर हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने पिक बना दी और ये बना दिया, और इस तरीके से आपने परमाणु बना दिए। ठीक है ना, और इसको बता दिया आपने L, इसको बता दिया K, इसको बता दिया M, और ये यहाँ लिख दिया आपने उत्तेजित इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज और बताई थी कि यदि हम क्या करें, भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों को माप लें, ये जो मैंने आपको ये बताया। ठीक है ना, तो E1 E2 अपॉन H बराबर V। ठीक है ना, यहां से ये निकल करके आता है डेल्टा E। डेल्टा E क्या है? डेल्टा E है ऊर्जा का उत्सर्जन। ठीक, वही विद्युत चुंबकीय विकिरण वाला, इसको हमको बहुत डिटेल करने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा नील्स बोर का आपका परमाणु मॉडल है। मैं फिर से 11 मार्कर और 5 मार्कर में मैंने पूरा आपको जमा के दिया है, इसलिए इस बार इसका आंसर मैं ग्रुप में नहीं डालूंगा क्योंकि मैंने पूरा यहाँ बता दिया है। तो क्या था नील्स बोर का परमाणु मॉडल? सबसे पहले प्रत्येक परमाणु में धनावेशित नाभिक पाया जाता है। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में गति नहीं करते हैं, केवल चुनी हुई स्थायी कक्षाओं में गति करते हैं। इन स्थायी कक्षाओं को विविक्त कक्षाएं कहते हैं। और प्रत्येक स्थायी कक्षा का कोणीय संवेग जो होता है h/2π का अपवर्त होता है, जो पूर्ण गुणज होता है। h बराबर प्लांक नियतांक है जिसका मान ये होता है। यहाँ से mvr बराबर nh/2π, n जहाँ क्वांटम संख्या है तो n बराबर mvr × 2π/h। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा के लिए क्वांटम संख्या निश्चित होती है और प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा स्तर निश्चित होता है। भिन्न भिन्न कक्षाओं की ऊर्जा स्तर भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु स्थायी रूप कक्षा में गति करते हुए ना तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है ना तो उत्सर्जन करता है इलेक्ट्रॉन, किंतु जब बाह्य स्रोत से परमाणु को ऊर्जा प्राप्त होती है तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है, जहां 10⁻8 सेकंड तक ही रह सकता है। इसके बाद निचले स्तर पर आते हुए विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है, जिससे कि हमको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या परमाणु वर्णपट जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है ना, इस प्रकार हमने देखा कि ये पूरा नील्स बोर का परमाणु मॉडल था। इसी को हमने 5 मार्कर में भी जमा लिया है फ्रेंड्स। और अब हम नेक्स्ट क्लास में 11 मार्कर का क्वेश्चन देखेंगे जो हम अभी तक नहीं कर पाए हैं, फिर उसके बाद हम फिजिक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।